हाँ जी, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन बीएल सर यूट्यूब चैनल और राधे एजुकेशन हब कुली खजरियावास में। साथियों, पिछले वीडियो में आप सबकी जो डिमांड थी कि सर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कौन सी स्मार्ट रणनीति अपनाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, उसी वीडियो को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि उस वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में जो आपने नहीं देखा है वो जाकर एक बार उसको देखना। उसमें मैंने स्मार्ट रणनीति बताई थी थोड़ी कि क्या पढ़ना होता है, कौन सा सिलेबस है, पूरी चर्चा की थी। आज के वीडियो में संपूर्ण सिलेबस ये चर्चा करेंगे कि कहाँ से कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अधीनस्थ बोर्ड है वो क्वेश्चन पूछता है, उन सब की चर्चा करेंगे। तो बात करने से पहले आपके सामने ये जो चीज़ें हैं इनको क्लियर करेंगे सबको कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती कैसे करें तैयारी, कितना क्या पढ़ना होता है, संपूर्ण रणनीति क्या पढ़े, कितना पढ़े, इस नीति से कैसे सिलेक्शन होगा और किस किस स्टेप से अपने को गुजरना है, पूरी स्टेप की अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अब आपके सामने 4 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं? 4 महीने। 20 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है, जिसमें अब 4 महीने का टाइम है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको नहीं करना होता है और उनको अपन एग्ज़ाम तक दोहराते रहते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, उन सब की भी अपन चर्चा करेंगे। कितनी देर पढ़ना है, ये भी बहुत सारों का कमेंट आता है नीचे, और मेरे पास में व्हाट्सअप मैसेज भी आता है कि सर कितनी देर पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो, और कब पढ़े। कोई कहता है मैं दिन में पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं दिन में जॉब करता हूँ, क्या मुझे रात में पढ़ाई करनी चाहिए। इन सब की भी चर्चा अपन करेंगे। किस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दें, हाँ ये मुख्य क्वेश्चन आपका है कि किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना चाहिए जो आसान है और ज़्यादा मार्क्स देता है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट यहाँ सबसे आसान माना जाएगा और आपको लगभग 32-33 नंबर देके जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी के हैं 20 क्वेश्चन का। तो हिंदी को बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे। करना और पढ़ने में डिफरेंस होता है और याद करने में, तीनों में डिफरेंस। एक तो ऐसे देखते हैं मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर क्वेश्चन कर लूँगा, वो 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे और उनको लगेगा मैंने क्वेश्चन कर लिया। एक वो होते हैं जो कि मैंने पढ़ लिया, वो कर लेंगे 15 क्वेश्चन। और एक वो कैंडिडेट होंगे जो हिंदी को बिल्कुल सीरियस लेके याद करके करेंगे और वो 20 में से 20 या 19 क्वेश्चन करेंगे। वो लास्ट का जो 2-4 क्वेश्चनों का जो डिफरेंस होता है वही मेरिट निर्धारित करता है। बाकी 80 क्वेश्चन सब करते हैं, उनसे होना जाना कुछ नहीं होता, बस करके आ जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको किस सब्जेक्ट को महत्व दे, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले 30 जून तक सिलेबस पूरा करना है। सबसे बड़ा टारगेट आपके सामने ये होना चाहिए, जो भी आपके टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस मेंशन है, उस प्रत्येक टॉपिक को 30 जून से पहले तक आपको एक बार सिलेबस पूरा करना अनिवार्य है। कैसे भी करके आपको 30 जून तक सिलेबस का निपटारा कर देना है, हर टॉपिक को टच करके। ऐसा नहीं आपने हिंदी के अंदर 2-4 टॉपिक पढ़ लिए कि मैंने हिंदी पढ़ ली, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, अशुद्धि ये पढ़े ही नहीं, तो ऐसे नहीं करना। आपको पूरा सिलेबस है उसको कंटिन्यू, प्रत्येक टॉपिक जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको 30 जून तक पूरा करना है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट सबसे पहले आपको देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं आपको। जैसे आपने एक दिन संधि पढ़ी, दूसरे दिन संधि का टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, कहीं से भी दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद में आपको है ना, कोई भी बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस बुक का एक बार अध्ययन कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न यदि आपके समझ में आ गया तो आप उस टॉपिक को लगभग 15 से 20 मिनट में कवर कर लोगे। एक टीचर पढ़ाता है, वो 7 क्लास में जो चैप्टर पढ़ाता है उसको आप यदि अपनी रणनीति से पढ़ते हो तो मैं मानता हूँ आधे घंटे में उस चैप्टर को पूरा कर सकते हो आप। और जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद में आपको सिलेबस को 50-50% के पार्ट में बांट लेना होता है और 50-50% के टेस्ट देने, वो आप सिलेबस का टेस्ट दे दो। ये ऐसे टुकड़ों में होता है क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि सबसे पहले आपको उदाहरण से नियम की ओर चलना होता है। सूक्ष्म से छोटी छोटी चीज़ें करके बड़े की ओर
पहुंचा जाता है। इसलिए बहुत लोग होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देते हैं, उनको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना होता है। टॉपिक वाइज देने के बाद में 5-7 टॉपिक को कंबाइंड करके एक बार टेस्ट दो, उसके बाद में आप पूरे सिलेबस की ओर जाओ। कुछ क्या होते हैं अभी से पूरा सिलेबस दे रहे हैं, अभी सिलेबस किया ही नहीं, पूरे सिलेबस के टेस्ट दे रहे हैं, तो उनका भी कोई महत्व नहीं। एक कुछ ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज दे रहे हैं लेकिन फुल लेंथ का नहीं दे रहे, 2-4 को मिक्स नहीं कर रहे, तो दोनों ही तरीके गलत है। आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज देने, फिर 50% देने, फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है। जहाँ तक संभव होना टेस्ट आपको OMR शीट पर देने होते हैं। आप यदि ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि आप OMR आधारित टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो, क्योंकि जिसमें सबसे पहली बात होनी चाहिए OMR भी 4 ऑप्शन वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल 5 ऑप्शन की OMR एग्ज़ाम में मिलती है, तो आपको 5 ऑप्शन वाली ही एग्ज़ाम की OMR शीट पर टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे खुलता है, तो अपन क्या करते हैं, अपने माइंड को ज़्यादा एक्टिव नहीं करते हैं। उस समय क्या होता है, अपने को 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 को टिक करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप OMR पर दोगे टेस्ट को तो आप सोचोगे, क्योंकि गोला करने में थोड़ा सा आपका हाथ डाउट होता है कि मैं ये गोला करूं तो क्यों करूं, क्या मुझे ये आंसर आ रहा है। बहुत कम लोग ऐसे, यदि आपको नहीं आता है तो आप गोला करने से घबराते हो, लेकिन स्क्रीन पे टच करने से नहीं घबराते। आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, मुझे पता है नहीं आया, लेकिन फिर भी आप छोड़ने की उम्मीद कम करते हो। देखना जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे 120 क्वेश्चन का है तो कन्फर्म 117-118 क्वेश्चन तो अटेंड कर ही देते हैं पहले राउंड में, नहीं तो सेकंड थर्ड में इतने क्वेश्चन अटेंड कर देते हैं। लेकिन आप OMR भरते हो ना, तो मिनिमम 10-12 में आप ई भरोगे, कन्फर्म है, क्योंकि आपका OMR भरने में माइंड एक्टिव रहता है। फिर आप सोचते हो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जबकि आप मोबाइल पे देते हो तो आपको ऐसे लगता है कि मैं मोबाइल पे दे रहा हूँ, टेस्ट ही तो हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा OMR आधारित टेस्ट देने हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चाहे वो 50% के हो, और फुल लेंथ तो आपको OMR दे के जाना ही है। क्योंकि एक स्क्रीन पे टिच करने में 1 सेकंड लगती है, लेकिन उसी क्वेश्चन को OMR में फिल करने में टाइम लगता है, क्योंकि 2 बार तो सोचना पड़ता है कि क्या मैं 12वां क्वेश्चन का ऑप्शन भर रहा हूँ, तो क्या मैं 12वें में ही भर रहा हूँ, क्या कहीं दूसरे में तो नहीं भर रहा, क्या मैंने B को सिलेक्ट किया है तो क्या मैं B वाले को ही भर रहा हूँ। ये चीज़ें OMR में पता चलती है, क्योंकि वहाँ तो आपको टिक करना होता है, बस अंगुली रखनी होती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। वो टाइम ही लास्ट में आपको बताएगा, क्योंकि 2 घंटे मिलने वाले हैं वहाँ पर, और वहाँ पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे कब निकल जाएंगे। लास्ट में तो बहुत लोग ई ऑप्शन भी फिल नहीं कर पाते, तो उन सब का आपको यही टाइम मैनेजमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन को निकालना है एक बार सिलेबस होने के बाद में, फुल डिटेल नहीं बनाना है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने होते हैं। किसी भी वैकेंसी में सेलेक्ट होने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो अपने खुद के लिखे हुए। बाकी अदर कोचिंगों के आप कितने ही नोट्स ले लेना, उनसे कोई सिलेक्शन नहीं होता। आप RS लेवल का पढ़ रहे होंगे, लोग कहते हैं मैं RS लेवल का पढ़ लूँगा तो चतुर्थ श्रेणी निकाल लूँगा, नहीं निकाल पाएगा भैया, क्योंकि RS लेवल को RS के लेवल से पढ़ना होता है, उसका तरीका अलग है, उसको डीप जाके पढ़ना होता है। डीप जाकर पढ़ोगे तो फंसोगे, सीधी बात है। बहुत एग्जामिनर कई बार बहुत डीप में पढ़ा होता है और ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, वो ही नहीं आता। मैंने लोगों को पूछा था बार बार, मर्दा 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 कि कहाँ कितनी है, सब पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मर्दा कितने प्रकार की होती है, यही लोगों को बहुत लोग नहीं बता पाते हैं कितने प्रकार की होती है। कोई 5 बताएगा, कोई 10 बताएगा, कोई 14 बताएगा। तो इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स होंगे, उनको लास्ट में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, एक की होती है सक्सेस की रिवीजन ही डिवीजन है। जितना आप रिवीजन कर पाओगे, तो आप लेंथी नोट्सों का लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाओगे, और लास्ट में यदि रिवीजन नहीं कर पाए ना, तो पीछे पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। यदि पढ़ाई में गैप 2 दिन का भी आता है तो वो गैप हो जाता है। इस वजह से आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप लास्ट में रिवाइज कर सको और खुद के बनाए हुए नोट्स को स्पीड से रिवाइज कर सकते हैं। भाई ये चीज़ मुझे आती है, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये बात हो गई। और जो टेस्ट सीरीज़ यदि कोई देना चाहता है, तो हमारी भी टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी ऑफलाइन है। मैं ऑनलाइन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ, मैं ऑफलाइन के पक्ष में रहता हूँ। और अपनी टेस्ट ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जो राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज़ है, जो आप अपने घर बैठे OMR पर दे सकते हो, और कोई भी नहीं दे सकते। घर बैठ कर आप OMR, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे आप अपने घर पे बैठे हो, फिक्स टाइम होता है 2 घंटे का। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ अपने घर बैठे दे सकते हो।
ये राजस्थान की पहली टेस्ट सीरीज़ है जिसको आप अपने घर पे दे सकते हो, पूरी प्रोसेस, और आपको पता चलेगा कि इस टेस्ट सीरीज में क्या है। देखो, ये भर्ती के लिए सेंटर हमेशा आपका घर ही है, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है तो हमें आपके पास में आना पड़ेगा, वहाँ देखकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं ये चलाती है और बच्चे वहाँ जाकर टेस्ट दे के आते हैं, और उनकी फ़ीस लगभग मैंने देखी है 2000 2500 फीस होती है एक पेपर, उसमें 10-12 पेपर देते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, जाने का खर्चा। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें 4 टेस्ट हो चुके हैं, 5वां टेस्ट अगले संडे यानी 25 मई को है। इसका जो 5वां टेस्ट है 25 मई को है। जो अब भी ज्वाइन करेगा उन्हें पिछले 4 टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे कंबाइंड, जिनको आप OMR पर दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पे आपको संपर्क करना है। मेरे नंबर है 8239। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज है, 299 की है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 299 में एक पेपर देते हैं। लास्ट में आपको देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्री एग्ज़ाम्स करवाते हैं, उन प्री एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 299 एक पेपर की, और यहाँ आपको टोटल 18 पेपर मिलेंगे, जिसमें से अब 5वां टेस्ट पे पहुँच गई हमारी टेस्ट सीरीज। बहुत लोग ये दे रहे हैं, आप भी दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन अब भी प्रारंभ है, लेकिन सीटें सीमित है। टोटल 500 सीट है हमारे पास। 500 रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और ये हमारी जो OMR टेस्ट सीरीज है इसमें 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग तैयार करके आपको जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए यदि आप लेना चाहते हो तो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिवीजन करना है। अब बात करते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबसे पहले हिंदी का सबको पता है 20 क्वेश्चन आने। अब मैंने देखो सबसे पहले ही विलोम शब्द लिख रखे हैं, और बहुत लोग सबसे पहले विलोम शब्द को, सबसे पहले क्या, मुझे तो ऐसे लगता है बहुत बार एग्ज़ाम में चल जाते हैं ना, तब तक विलोम शब्द पढ़ के ही नहीं जाते। कोई जो जाते हैं तो पढ़ के जाते हैं, तो बस ऐसे पढ़ के जाते हैं, आगे का विज्ञ होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, हो गया बस रिवीजन हो गया। ऐसे नहीं पढ़ना होता है, आपको विलोम शब्द याद करने। जब आप शाम को सोओ तो आपके शब्द, ये कोई भी शब्द आपके सामने आए और आपको ऐसे लगे क्या मुझे इसका विलोम शब्द आता है, और उस टाइम आपका माइंड बता देता है हाँ मुझे इसका विलोम शब्द आता है, तब मान लेना आपका विलोम शब्द पढ़े हुए हैं। ऐसे पढ़ने को आप रिवाइज करते हो, उससे कन्फ्यूज होगा एग्ज़ाम में, आपको ऐसे लगेगा मेरा पढ़ा हुआ है, तो A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा ना, तो उसको छोड़ के आओगे, गलत करके आओगे। जो टॉपिक इजी लगते हैं वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे, इतना है, पढ़ के ही जाओगे, आप याद करके नहीं जाओगे, और आपको ऐसे लगेगा ये भी पढ़ा हुआ है मेरा, ये भी पढ़ा हुआ है। यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो आप छोड़ोगे, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, तो उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन भरोगे और फिर गलत करोगे। सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं में होगी। ये नंबर फ्री के लगते हैं विलोम शब्द, लेकिन गलत होता है तो यही गलत होते हैं, इसको कोई छोड़ता नहीं है। तो सबसे पहले आपको विलोम शब्द को अच्छे से पढ़ना है, जितने हो सके उतनी बार रिवाइज करो। याद होने का मतलब ये आप इसको 10 बार पढ़ोगे ना, तो हर बार 2-2 4-4 शब्द याद रहेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विलोम शब्द पढ़ने हैं, बस लगभग 20-30 बार पढ़ दो। डेली ऐसे करो, सुबह 15 मिनट विलोम शब्द उठाया, पढ़ दिया, रिवाइज कर दिया, 2-4 माइंड में याद रहेंगे। दोबार से पढ़ोगे, तिबार से पढ़ोगे, ऐसे कर करके 20 बार 30 बार पढ़ोगे तो विलोम शब्द पढ़ना है। वाक्यांश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन पक्का आता है, ये भी आपको पढ़ने हैं। पढ़ने का मतलब ऐसे डेली रिवाइज करना है, 2-4 बार, शब्द याद हो जाएंगे। शब्द शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग इसको देखते ही नहीं है, 1-2 बार पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द शुद्धि या शुद्धिकरण करना, कि शुद्ध कैसे लिखना है, यदि गलत लिखा हुआ तो कैसे। इसको जितना लिख के याद करोगे ना, इसको लिख कर याद करना है। लिख कर जितने शब्द शुद्ध लिखोगे वही लिख पाओगे। बहुत लोगों को त्यौहार लिखना शब्द में नहीं आता, लेकिन जब तक त्यौहार को यदि ऐसे लिखा हुआ देख लिया ना, तब तो आपको ये त्यौहार एग्जाम में कन्फ्यूज करेगा। और यदि आपने पेन से खुद लिख लिया तब आप शुद्ध लिखोगे। तो शब्द शुद्धि पर इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाक्य शुद्धि वाला यदि आपका बार बार पढ़ा हुआ ना, तो भी वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वाक्य शुद्धि को ध्यान से पढ़ना है। मुहावरे और लोकोक्ति लगते आसान है, लेकिन एग्जामिनर के ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मुहावरे और लोकोक्ति को भी ध्यान से पढ़ना है। संधि पढ़नी है, लेकिन पढ़नी केवल और स्वर संधि है। 5 प्रकार की स्वर संधि है, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा संधि में कुछ नहीं पढ़ना, दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय पत्र लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे और फ्री के नंबर है, इसको आराम से आपको पढ़ना है।
उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबको आती है। क्रिया में आपको कर्मक और सकर्मक को अच्छे से पढ़ना होता है। कर्म क्या होता है, जिसमें कर्म इतना ध्यान रखना, संज्ञा में जो चीज़ खराब हो जाती है ना वो सकर्मक है। बस जैसे उसने केला खाया तो केला खराब है भाई, इसका मतलब सकर्मक है। ठीक है, पक्षी उड़ रहा है, अब पक्षी उड़ रहा है तो क्या कोई चीज़ खराब हो रही है? कोई चीज़ खराब नहीं हो रही, इसका मतलब वो कर्मक है। बस खेल खत्म, ऐसे बना लिया करो पैटर्न। अब क्वेश्चन ऐसे दे दे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो आकाश का क्या खराब होगा? तो भी कैसी रहेगी? अकर्मक रहेगी। तो इनमें से अकर्मक और सकर्मक का एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान है। क्रिया, काल, ये सारे मिला के एक एक क्वेश्चन देखे जाएंगे। संज्ञा में ये ध्यान रखना, निर्मित शब्द वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है निर्मित शब्द, कि कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का है, जो क्रिया से बना है या विशेषण से बना है। तो इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना, इनको बार बार रिवाइज करना। ये हिंदी की बात होगी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और पारिभाषिक शब्दावली सब रटने वाली चीज़ें हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ के इनमें से 10 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन करके आओगे, सही काट पीट के 2 बचेंगे, 10 में से ध्यान रखना। मैं पहले बता देता हूँ, जितना इनको रटोगे उतने ही एग्जाम में काम आएंगे। ये स्कोरर वाले सब्जेक्ट। अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। टेंस पढ़ना है, कुछ नहीं करना, HV याद कर लेना, टेंस का क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, यदि आपको टेंस आते हैं तो रूल आते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री के नंबर होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर लोगे। आर्टिकल और डिटरमाइनर्स सबसे छोटा चैप्टर है कोई तो वो है आर्टिकल और डिटरमिनर्स। 2-4 फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, सम, एनी, इनको यदि याद कर लोगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देके चले जाएंगे। प्रीपोजिशन, इन है, ओन है, एट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली है, इनको आपको अच्छे से याद करना। ऑफ है। फिर है अगला ट्रांसफॉर्मेशन। अगला चैप्टर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ये थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, क्योंकि जैसे ही आप इनके ऑप्शन देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। और एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, यदि आपको टेंसों की समझ है तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर लोगे। इतना सा चैप्टर है, 15 क्वेश्चन देके जाएगा इंग्लिश का। छोटे छोटे चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। एक वर्ड रॉन्गली यूज है, वो आपकी ग्रामर यदि अच्छी है तो आप कर पाओगे। इन चीज़ों से एक एरर आएगा, तो एरर ये यदि चीज़ें हैं तो इन्हीं का एरर बनने वाला है। 15 क्वेश्चन फ्री के। राजस्थान भूगोल में क्या पढ़ना होता है? अवस्थिति और विस्तार में आपको लंबाई चौड़ाई, मुख्यतः लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है ज़्यादातर बार। और एक आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और लंबाई चौड़ाई। यदि ये आपने अवस्थिति और विस्तार में पढ़ लिया तो कंप्लीट अवस्थिति विस्तार का ज़्यादातर अक्षांशीय विस्तार आने के ही क्वेश्चन बनते हैं 4th ग्रेड लेवल की। भौतिक प्रदेश सबसे लंबा चैप्टर रहा, लेकिन इसमें अंदर क्वेश्चन आएगा ना, या तो केवल टीलों के प्रकार से आएगा कि अनुप्रस्थ क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य क्या होते हैं, तारा बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं, पैराबोलिक क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने। तो टिल्लों के प्रकार आपको अच्छे से आने चाहिए। और अरावली से क्वेश्चन बनता है कि अरावली की कोई चोटी दे देगा, या तो ये किस जिले में है, या इनको लंबाई के अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सेट करो। तो इतना ही पढ़ना है। लगभग 17-18 क्लास लेते हैं लोग पढ़ाने में, आप इसको 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। केवल टिल्लों के प्रकार और अरावली की चोटियाँ, क्वेश्चन यहीं से आना है। अगली मृदा। मृदा में आपको ये ध्यान रखना है कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। जलवायु में केवल आपको थार्नाइट का वर्गीकरण पढ़ना है, BWHW, BSHW, CWG और AW। बस ये 4 नाम यदि आपको क्रम से याद है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। क्वेश्चन ये आएगा निम्न में से कौन सा जिला है, वो AW में आता है या नहीं आता। फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे तो थार्नाइट का वर्गीकरण जिसको याद है उसका क्वेश्चन करेक्ट होगा यहाँ से। वनों के प्रकार में आपको इतना पढ़ना है कौन सा आरक्षित है, कौन सा अवर्गीकृत है और कौन सा संरक्षित है। यदि आपने ये 3 पढ़ लिए तो आपका वनों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आपको जो पूछा जाएगा वो कि धोकड़ा के वन कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर बांस के बारे में पूछा जाता है, तो सागवान के वनों के बारे में, तो वनों के प्रकार पढ़ने बस। फिर जिलों में क्वेश्चन ये आता है कौन सी झील किस जिले में है, या नदियों का क्वेश्चन आता है कि ये कौन से जिले से निकलती है। वर्तमान में नदियों का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, क्योंकि एग्जामिनर के पास में अभी डाउट चल रहे हैं नए जिले आने की वजह से, इसलिए नदियों में यही पूछेगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है या कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। इतना पढ़ना है। सिंचाई परियोजनाओं में आपको IGNP पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट है IGNP,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। उसके बाद में आपको नर्मदा को, माई परियोजना को, बनास वाली, ये परियोजनाएं आपको पढ़नी है। कौन से जिले में कौन सी परियोजना है, इतना पढ़ना है बस, वो कोई डिटेल नहीं। जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की सबसे ज़्यादा है, कौन से की सबसे कम है, ये पढ़ना है। और लिंगानुपात पढ़ना है कि किस जिले में बाल लिंगानुपात ज़्यादा है, कम है। बस जनसंख्या वृद्धि दर वालों में इतने टाइप कर लोगे, काफ़ी हो जाएगा। अब बात करते हैं कला और संस्कृति। इतिहास में आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, जिसमें आपको मुख्यतः आपको इतना याद होना चाहिए कि कहाँ का शासक कौन था, पीए कौन था, और कोटा में जन विद्रोह हुआ, उसको ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि पढ़नी 1857 की क्रांति इतिहास में पूरी है, लेकिन आपको शासक पीए पर विशेष ध्यान होना चाहिए। फिर कोटा का विद्रोह, ज़्यादा करो तो जोधपुर का विद्रोह, बस खेल खत्म। एकीकरण आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत आसान चैप्टर है। 7 चरणों में कौन से चरण का क्या नाम था, कौन वहाँ का राज प्रमुख बना था, कौन कौन सी रियासत शामिल हुई थी, इतना एकीकरण। प्रजामंडल आंदोलन यहाँ से बहुत आसान, इन 3 से पक्का है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और एक किसान आंदोलन से, किसान में भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजोलिया को और बूंदी को देना है। बूंदी को और बिजोलिया को ज़्यादा टारगेट रखता है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही था। इसके बाद में बूंदी, और ज़्यादा आप टारगेट करो तो बेंगो वो कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में एक जनजातीय आंदोलन है, जिसमें मोतीलाल तेजावत यदि आपने पढ़ लिया तो इसे मान लो, और एक गोविंद गुरु को पढ़ लिया तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 2nd ग्रेड तक बाहर नहीं जाता यहाँ से, 4th ग्रेड में कहाँ जाएगा। मोतीलाल तेजावत को कोई छोड़ता ही नहीं एग्जाम में। मोतीलाल तेजावत आपको अच्छे से पता होना चाहिए, गोविंद गुरु पता होना चाहिए। ये आपकी हिस्ट्री का आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी हिस्ट्री में और कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री का खेल खत्म है, यहाँ से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाएंगे आपके। फिर कला संस्कृति में वाद्य यंत्र में केवल आपको प्रकार पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वाक्य अवनद है, कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर है, कौन सा ताल है, और कौन सा घन वाद्य यंत्र है, कौन सा तत् है। इतना यदि याद है तो एक क्वेश्चन हर एग्जाम का पक्का है। लोक नृत्य में आपको क्षेत्रीय और जनजाति लोक नृत्य पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है, और कौन से क्षेत्र में कौन सा होता है। ज़्यादा यदि मैं टारगेट करूं तो आप बम को कर लेना, बम नृत्य कहाँ का है, ढोल नृत्य कहाँ का है, और चंग नृत्य कहाँ का है, ज़्यादा टारगेट ये। फिर आपको ग्रासियों वाले याद होने चाहिए और भीलों वाले याद होने चाहिए। ग्रासियों में सबसे ज़्यादा टारगेट करता है वालड़ नृत्य को, ज़्यादा टारगेट किसको रहेगा, वालड़ नृत्य टारगेट रहता है। ग्रासिया की कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट, भीलों के इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय में बम, ढोल और चंग को याद कर लेना। और एक आपको गुर्जरों का चरी नृत्य है, चरी नृत्य याद रखना, गुर्जर जनजाति का, बस गुलाबो किशनगढ़ वाली। उसके बाद में वेशभूषा का क्वेश्चन फिक्स आना है, लोक नृत्य का भी आना है क्वेश्चन, वेशभूषा का आना है। वेशभूषा में आपको मीणाओं की और भीलों का पता होना चाहिए कि कटकी कौन धारण करते हैं, कोई भी जैसे गमेती क्या है, कुछ प्रकार के कच्छाबू क्या है, इस प्रकार के शब्दों से क्वेश्चन आएगा। त्यौहार में आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा त्यौहार किस माह में आता है और किस तिथि को बनाना है। डिटेल कुछ नहीं पढ़नी है आपको, त्यौहार का इतना पता होना चाहिए कि कौन सा त्यौहार किस माह में आता है, किस तिथि को आता है। आभूषण में आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा आभूषण का क्वेश्चन फिक्स आता है, कि कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, कौन सा नाक में। यदि इनको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद रह जाएगी। ज़्यादा ये लेंथी टॉपिक भी नहीं है, बहुत आसान है और क्वेश्चन पक्का देंगे। और लोक कला और वास्तुकला की कहाँ पर क्या बनती है, जैसे फड़ है वो कहाँ बनती है, शाहपुरा में बनती है। ऐसे ही कोई तीर कमान है बांसवाड़ा वाला, इस प्रकार से कि कौन सी वास्तुकला यानी वस्तु है वो कहाँ बनती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लोक देवता को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, आपको इतना मुख्य लोक देवता है, जैसे रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, राम हड़बू जी है और मियाजी मांगलिया है। इनको यदि आप पढ़ लोगे तो आपके लोक देवता वाला चैप्टर क्लोज है, लोक देवियों से कोई क्वेश्चन आना है नहीं। फिर आपको मंदिरों का पता होना चाहिए कि कौन सी मंदिर कहाँ पर है। फिर आपको हवेलियाँ, सबसे आसान चैप्टर है मंदिर और हवेलियाँ, कौन सा मंदिर किस ज़िले में, कौन सी हवेली किस ज़िले में। यदि मुझे लगता है तो आपको पटुओं की हवेली का पता होना चाहिए थोड़ा सा, एक सालेम सिंह की होनी चाहिए, एक सोने चांदी की हवेलियों का पता होना चाहिए। यदि इतने पता है ना तो काफ़ी है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो पटुओं की हवेली से ही आता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आपको मांड गायिकाएँ याद करनी है। आज के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह का। इन दोनों का वर्तमान में व्यक्तित्व में क्वेश्चन इन्हीं का पूछा जाता है, पीरू सिंह और शैतान सिंह। जो आपकी मांड गायिकाएँ गौरीबाई उनका क्वेश्चन। एक हीरालाल शास्त्री को पढ़ लेना, एक बारेट परिवार के तीनों को पढ़ लेना।
ठीक है, जैसे जोरावर सिंह बारट है आपका, केसरी सिंह बारट हुआ, और एक प्रताप सिंह बारट, ये पढ़ लोगे तो आपका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कंप्लीट है। पर्यटन स्थल का क्वेश्चन आपको लगभग पता रहता है, कौन सी जगह क्या देखने लायक है। संविधान सभा पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, मूल कर्तव्य मूल अधिकार कुछ ना पढ़ना, केवल और केवल संविधान सभा कहाँ से शुरू हुई थी 1946 से लेकर 1951-52 तक पढ़ लेना बस। इतने में 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। राजस्थान पॉलिटी में आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है और विधानसभा पढ़नी है, मुख्य सचिव को पढ़ना है और जिला प्रशासन को पढ़ना है। यदि इतना पढ़ लोगे तो पॉलिटी खत्म है, बाकी पॉलिटी का अंत नहीं है। साइंस के अंदर प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है। आनुवांशिकी की शब्दावली 2 नंबर पे, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक आपको धातु अधातु से पढ़ना है, यही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ये पढ़ना है। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में एक आपको अपशिष्ट और मानव रोग को पढ़ना है। उसके बाद में मानव तंत्र में ये 2 तंत्र पढ़ने हैं, केवल पाचन और रक्त परिसंचरण तंत्र, इनके अलावा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 क्वेश्चन पक्के हैं रटे रटाए साइंस के। परावर्तन आनुवांशिकी के केवल 20 शब्दावली है, जिसमें आपको टेस्ट क्रॉस और बे क्रॉस पढ़ना है। धातु अधातु अपशिष्ट मानव रोग पढ़ना है। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ना है। इनपुट और आउटपुट के कौन सी डिवाइस है सबसे आसान, MS वर्ड को, MS एक्सेल को पढ़ना है, पावर पॉइंट को थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो। ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है, और 5 जनरेशनों को पढ़ना है। 5 प्रकार के अभी तक कंप्यूटर की जनरेशन आई है, PD आई है, वो पढ़ना है। उसके बाद में गणित में प्रतिशत पढ़ना है, साझा पढ़ना है, SI CI, प्रॉफिट लॉस, अनुपात समानुपात, HCF LCM, काम समय मजदूरी, डाटा संग्रहण और औसत। अब देखो मैथ में कोई मैं कह नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछेगा, ऐसा तो है नहीं किसी को छोड़ेगा, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा मैथ हार्ड लगता है तो आप मैथ्स के अंदर आपको प्रतिशत के साथ जाना चाहिए, मुझे पता है। साझा के साथ आपको आसान क्वेश्चन जाना चाहिए, SI CI के साथ जाना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस और अनुपात और समानुपात इनको काट लेना बस। यहाँ से पशु परिचर में लगभग 4 क्वेश्चन आए थे दोनों पार्ट से, 25 थे इसलिए 4 आए। आप ये 2 है। HCF और LCM के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अनुपात समानुपात के भी। प्रतिशत और साझा भी आसान है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। बाकी मैं क्लासेज जो होती है वहाँ लगा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, वहाँ लिखता हूँ कि ये 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट टाइप है, उन टाइप को आपको पढ़नी है। यदि हम मेरे साथ आप अंत तक रहोगे तो आप खुद पता लगाने लग जाओगे। ये थी अपनी पूरी की पूरी चर्चा, जिसके ऊपर अपन ने चर्चा की है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। पिछले एक वीडियो में बहुत कमेंट आए थे मेरे पास, सर क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास में कितना पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिए, मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए वीडियो के माध्यम से। मैं कोई नया वीडियो बना के आपको बताऊंगा और स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं जो पीछे के क्वेश्चन जो रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन कि अंतिम 4 माह की रणनीति बता दिया मैंने। तो टॉपिक वाइज एक बार 30 जून तक सिलेबस करना है, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़नी है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने, 50% सिलेबस के टेस्ट देने, फिर फाइनल टेस्ट आपको देने हैं पूरे सिलेबस के। और ऐसे करके आपको लगभग 5 से 6 बार सिलेबस कंप्लीट करना है। लगभग मिनिमम 5 से 6 बार सिलेबस आपकी आंखों से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तब डाउट दूर होंगे। यदि आपने सिलेबस 1 या 2 बार किया तो आपके डाउट क्रिएट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपको ऐसे लगा कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन तो एग्जाम ऑप्शन देख। ऐसी कंडीशन कब होगी? जब आप 1 या 2 बार पढ़ोगे। 1 और 2 बार पढ़ना कन्फ्यूज को बढ़ाता है, और 5 और 6 बार 7 बार 8 बार रिवाइज करते हैं ना लोग, किताबों को इतनी बार पढ़ देते हैं, किताबें अपनी दुगुनी मोटाई में हो जाती है। यदि कोई किताब 500 पेज की तो वो ऐसे लगती है कि 1000 पेज की बनी हुई है। इतनी बार किताब को एक रगड़नी है। मैंने लोगों को देखा है अलग अलग कोचिंगों के नोट्स लाते हैं। मैं कहता हूँ आप अलग अलग कोचिंगों के किसी के नोट्स मत लाना। एक बात तो यदि 2-3 कोचिंगों के नोट्स ले आए ना, सिलेक्शन भूल जाना कि मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ेगा। आपको 100% थोड़ी लाना है। आपको यदि एक क्वेश्चन एक टॉपिक से बाहर जाएगा तो ऐसा तो नहीं 10 के 10 से बाहर जाने वाला है। तो आपको एक किताब शॉर्ट मैटर स्वीट मैटर होगा तो आपको लगभग 10 में से मैं बोल रहा हूँ 20 में से 19-18 क्वेश्चन आप उन नोट्सों में देख लेना। जितनी घटिया से घटिया किताब भी बनाई है ना अगले ने यदि किताब बनाई है तो उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया है।
आप ऐसे कहोगे वो कोचिंग वाला मेरे से पढ़ो, दूसरे से पढ़ो, वो भी मेहनत उतनी करेगा। जिसका नाम मोटा है उसका काम ज़रूर छोटा हो सकता है, लेकिन जिसका नाम छोटा है उसका काम बड़ा होगा। इसलिए आप कितनी भी घटिया से घटिया किताब लेके आ जाना, उसमें से भी आपको जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे ना 20 में से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। और कितनी भी बढ़िया से बढ़िया किताब लेके आ जाना, जितनी मोटी करे मन कि मैं तो एक किताब 1000 पेज की लाऊंगा, तो भी 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको 18 क्वेश्चन यदि 20 पेज में से मिल जाए और आपको 19 क्वेश्चन 1000 पेज 100 में से मिले, तो इन 1000 के पीछे क्यों जाना। ऐसा तो है नहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर से कोई दिल्ली ले जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। रहेगी राजस्थान की राजधानी जयपुरी, कोई घुमा के लेके जयपुर बताएगा और कोई सीधा सीधा जयपुर बताएगा। इसलिए आपको अपने मैटर पे विश्वास करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। क्या नहीं करना है, फालतू के नोट्स वगैरह नहीं लेनी है। दूसरी बात, फालतू की एक टेस्ट सीरीज़ के अलावा दूसरी तीसरी टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, अलग अलग की किताबें नहीं लेके आनी। एक किताब शॉर्ट स्वीट होनी चाहिए, खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज OMR आधारित देनी है। क्या नहीं करना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने कौन सी कोचिंग का कोर्स लिया है, आप कौन सी से ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे हैं। और नहीं होना किसी को बिलीव कि सब एक जैसे कैसे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम के आंसर की उठा के देख लेना उनकी, जब एग्ज़ाम लगने के बाद उन्होंने आंसर की सॉल्यूशन करवाया है, और बोर्ड के आंसर की देख लेना उसने सॉल्यूशन कराया। यदि उसमें डिफरेंस मिल जाए तो समझ लेना इनको भी उतना ही आता है जितना दूसरे को आता है। ठीक है। कितनी देर पढ़े, देखो पढ़ने वाला 4 घंटे में भी उतनी चीज़ें याद कर लेता है जितनी लोग 12 घंटे में नहीं करते। तो इसका कोई महत्व नहीं है कितनी देर पढ़े, आपका माइंड जितनी देर चलता है उतनी देर पढ़ना है। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी में जाके किताब सामने खोल ली 12 घंटे निकाल के आई, उसको पढ़ना नहीं कहते। इससे पढ़ने से बेटर है आप 1 घंटे पढ़ लो भाई। मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी में बैठ के यदि आपने सारा लेके किताब को ऐसे रख लिया, वो 12 घंटे आपके 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। दूसरी बात, लाइब्रेरी में जाके आप यदि नोट्स बना रहे हो, आपने किसी कोचिंग का कोर्स ले लिया, डिटेल नोट्स बना रहे हो, खूब सारे लंबे लंबे नोट्स बना रहे हो, तो भूल जाना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप नोट्स ही बनाते रहोगे। वो पढ़ाई आप घर वालों के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हो। वो आप केवल नोट्स बना रहे हो किसी दूसरे को देने के लिए कि ये मेरी सहेली, इसको अच्छे लगेंगे मेरे नोट्स देखेगी तो। बाकी सिलेक्शन वाले वो नोट्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना। नोट्स सिलेक्शन उनका होगा जिनके हाथ में पेन होंगे और यहाँ छाले पड़ जाते हैं। जब मैं रीट की तैयारी कर रहा था उस टाइम मुझे पता है मेरा पेन पूरे 18 घंटे पेन नहीं रुकता था, और ये अंगुली इस अंगुली के बीच में मुझे लास्ट में बैंडेड करनी पड़ती थी। दोनों पेन पकड़ने के लिए बैंडेड का यूज करना पड़ता था, क्योंकि पेन से पेन होने लग जाता था, अंगुली में घिस जाती थी यहाँ से ऐसे रगड़ने में। क्योंकि जितना पेन चलेगा तब माइंड एक्टिव रहेगा। यदि आप ऐसे पढ़ोगे, ये किताब पढ़िए कुछ टॉपी रुपए, आप खुद कंपेयर कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपके माइंड से नीचे आते टाइम आपको ये पता नहीं चलेगा मैंने पूरे पेज में क्या पढ़ा। पूरा पेज पढ़ के उन्दी कर देना किताब को, ऐसे सोचना इस पेज में मैंने क्या पढ़ा, नहीं बता पाओगे आप। और यदि साथ में रफ है और पेन चल रहा है, घिस रहा है, तो आपका माइंड एक्टिव है। पढ़ने का दूसरा तरीका, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दें। जो सब्जेक्ट आपको आता है उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको नहीं पढ़ना है। जहाँ वीक पॉइंट है, आपने शुरू किया मुझे प्रतिशत आता है, प्रतिशत को बार बार निकाले जा रहे हो, क्या मतलब है भाई। आ रहा है तो भी तुझे एक क्वेश्चन आएगा वो सही होगा, और तू 10 बार पढ़ेगा तो वो एक क्वेश्चन ही सही होगा। तुझे अभी वो चैप्टर पढ़ने हैं जो तुझे बिल्कुल नहीं आते, जिसमें तेरा इंटरेस्ट नहीं है। यदि तेरा इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट तू पढ़ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरेस्ट आ रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिलेबस पढ़ना है जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको पढ़ने हैं। ये सब्जेक्ट को महत्व देने का तरीका हो गया। ये आगे की बातें मैंने पूरी आपके साथ में चर्चा कर ली। अब फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप डाउट को क्लियर मेरे से कर सकते हो किसी भी प्रकार से संपर्क करके। उसके साथ में यदि आप ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। टेस्ट सीरीज़ लीजिए, बेहतरीन OMR आधारित टेस्ट सीरीज़ आप अपने घर बैठ कर दे सकते हो, कहीं आने और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, दे रहे हैं टेस्ट। 4 टेस्ट कंप्लीट है, 5वां होने वाला है 25 मई को। ठीक है, किसी को यदि संपर्क करना है तो ये नंबर आपके लिए सामने है। ये टेस्ट सीरीज़ राजस्थान की पहली है जिसको आप अपने घर बैठकर OMR पर दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।